So guys, what's up there? I hope that you are fine. Guys, this side you are listening your online tutor Kuldeep Singh, and today I have got for you next lesson video जिसका नाम है Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by अनीस जंग एन इंडियन राइटर। तो गाइज ये स्टोरी है उन बच्चों की जिन्होंने अपना बचपन कहीं खो दिया है, कभी जिया भी नहीं है। ये स्टोरी मैंने बनाई है आपकी डिमांड पर। जैसे कि आपने फर्स्ट लेसन की वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट किया था, उसकी डिमांड पर मैंने ये स्टोरी बनाई है जो कि एनसीईआरटी 12th क्लास की सेकंड चैप्टर का ये है। तो गाइज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी किसकी है, ये लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए लॉस्ट का मतलब खोना, स्प्रिंग यानी एक स्प्रिंग मौसम होता है जो सबसे अच्छा मौसम होता है। उसी तरीके से इन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो हमारी लाइफ का जो सबसे अच्छा, जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो होता है बचपन। लेकिन कुछ बच्चे क्या है, लॉस्ट कर देते हैं, उस बचपन को खो देते हैं। किस कारण? कुछ मजबूरियों के कारण। उन मजबूरियों के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। साहिब नाम का देखिए स्टोरी में एक लड़का है जो कि कचरा बीनने का काम करता है, यानी रैग पिकर। रैग पिकर यानी कचरे वगैरह में जो कबाड़ा ढूंढते रहते हैं, लोया, टीन, प्लास्टिक और पैसे वगैरह जो ढूंढते रहते हैं उन्हें बोलते हैं रैग पिकर, राइट। तो कैसे स्टार्ट करते हैं। जो ये साहिब नाम का लड़का है, ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं और दिल्ली के सीमापुरी में बसे हुए हैं। ये काफ़ी टाइम पहले आए थे, 1971 में ये आए थे और ये यहाँ पर आकर बसे हुए हैं, राइट। तो देखिए जो इस चैप्टर की राइटर है, ये साहिब और कचरा बीनने वाले इसके आसपास घूमते रहते हैं। इसके राइटर के घर के पास एक कोड़ी वगैरह है। तो एक दिन राइटर पूछती है, इधर आओ, तुम लोग ये काम क्यों करते हो? मैम हमारे पास और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? मैम एक्चुअली हमारे घर के पास कोई स्कूल नहीं है, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें कोई स्कूल बना कर दूँ तो तुम स्कूल जाओगे? हाँ मैम, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, आप बना कर तो दो। ठीक है भाई। कुछ दिन हो जाते हैं। फिर साहेब जो राइटर होते हैं उसके गेट पर जाकर नॉक करते हैं। मैम स्कूल बना क्या? नहीं बेटा, स्कूल बनने में टाइम लगता है, बाद में आना। फिर वो नेक्स्ट डे चला जाता है। मैम स्कूल बना क्या? बेटा स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। अब देखो राइटर को खुद अफसोस होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने ये क्या वादा कर दिया, मैंने क्या झूठा वादा कर दिया जिसे मैं बिल्कुल भी पूरा करना ही नहीं चाहती। एक्चुअली उसने जस्ट बोल दिया था और उसका कोई मोटो नहीं था कि वो स्कूल बनाएगी। अब राइटर को क्या है, अफसोस हो रहा था कि मैंने ये क्या वादा कर दिया। अब कुछ दिन बाद जैसे वो कचरा पीन रहे होते हैं तो उस लड़के को बुलाती है जो राइटर होती है और उससे पूछती है, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैम मेरा नाम है साहिब आलम। और जो राइटर है वो थोड़ी सी अफसोस होकर बोलती है कि साहिब आलम, तुम्हें अपने नाम का मतलब भी पता है? मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। अब वो सोचते हैं अगर मैं इसे इसके नाम का मतलब बताऊं तो ये भी क्या सोचेगा, मतलब ब्रह्मांड का स्वामी और कचरा बीनने का काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे वो देखती है कि साहिब अपने दूसरे दोस्तों के साथ सड़क पर इधर उधर घूमता रहता है, नंगे पैर घूमता रहता है, कभी जूते वगैरह नहीं पहनता कोई भी उनमें से। तो मैम उनसे पूछती है, इधर आओ भाई, तुम लोग जूते क्यों नहीं पहनते? मैम जूते वूते पहनना हमारी परंपरा में नहीं है, हम जूते वूते नहीं पहनते। लेकिन वो समझ जाती है कि शायद इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो जूते पहन सके, वो जूते खरीदने में असमर्थ है। लेकिन एक लड़का बोलता है, मैम मेरी बहुत इच्छा है, मेरी दिल से इच्छा है कि मैं एक दिन जूते पहनूंगा, मेरा सपना है मैं एक दिन जूते पहनूंगा जरूर। सुनते ही उसे एक कहानी याद आ जाती है। लेखक ओडीपी के एक आदमी द्वारा बताई गई कहानी सुनाता है। अब वो कहानी सुना रहा है एक लड़के की। जब वह एक छोटा लड़का था तो वह अपने स्कूल जाया करता था। रास्ते में वह एक मंदिर पार करता था जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी का काम करते थे। वह मंदिर में रुकता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। 3 साल बाद लेखक ने शहर का दौरा किया। वह मंदिर की तरफ देखा तो लगभग जगह खाली पड़ी थी। नया पुजारी मंदिर के पिछवाड़े में रहता था। लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। उन्होंने ग्रे रंग की स्कूल यूनिफॉर्म, मोजे पहने हुए थे, जूते भी पहने हुए थे। उसके कंधे पर एक स्कूल बैग भी लटका हुआ था।
उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और भाग गया। लेखक कहना चाहता था कि पिछले 3 वर्षों में पुजारी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। अब वह इस बच्चे के लिए जूते खरीद सकते थे, मतलब उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। अब शायद उसे लग रहा था कि वही बच्चा है जिसे जूते के लिए प्रार्थना करता था। उसे एक और लड़का याद दिलाया गया। उसे क्या है, अभी कहानी सुना रही है ना राइटर उसे, जो साहिब है खड़ी खड़ी 2 कहानी सुनाई, अब दूसरी कहानी। उसे एक लड़का और याद आया जिसे एक जोड़ी जूते मिले थे। उन्होंने भी क्या है, देवी से प्रार्थना की थी कि उनके जो जूते हैं, जो उनके पास जूते हैं, उन्हें कभी ना खोए। देवी ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली थी उस बच्चे की, क्योंकि लड़के ने कभी भी अपने जूते नहीं खोए। इससे हमें पता चलता है कि वंचितों को हर चीज़ के मूल्य का पता होता है। यह कहानी सुनाने के बाद लेखक ने अब उन लोगों का वर्णन किया जो कचरा बीनने वाले थे। ये सीमापुरी दिल्ली के बाहर का एक इलाका है जो कि एक बंजर भूमि है। सन 1971 में ये लोग यहाँ पर बांग्लादेश से आ गए थे और इस बंजर भूमि पर यहाँ पर रह रहे थे। सीमापुरी अब भी एक बंजर भूमि है, लेकिन यहाँ अब जगह खाली नहीं है। कम से कम लगभग 10,000 कूड़ा बीनने वाले रैग पिकर्स यहाँ पर अब रहते हैं, जिनके घर कीचड़ या पतली चादर या तिरपाल वगैरह से किसी तरीके से गुजारा कर बनाकर उन्होंने घर बना रखे हैं। और वहाँ पर वो लोग क्या है, किसी भी बिना सुविधा के हम रह रहे हैं, बिना वाटर सप्लाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई सुविधा नहीं है, बिना किसी सुविधा के वो लोग वहाँ पर रहते हैं। एक्चुअली ये रैग पिकर्स जो थे ये वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। सरकार से कोई इनकी परमिशन नहीं थी, ये अवैध रूप से कब्जा कर वहाँ पर लोग रह रहे हैं। और आसपास के राजनेताओं ने इनके लिए राशन कार्ड बनवा दिए हैं, पहचान पत्र बनवा दिए ताकि वे उन्हें वोट दे सकें। राशन कार्ड से क्या है, इन्हें राशन मिल जाता है तो इनका थोड़ा सा भला हो जाता है। जिन नेताओं ने राशन कार्ड बनवाए हैं ये उन्हें वोट देते थे। अब लेखक ने वहाँ पर फटी साड़ी पहनी महिलाओं से पूछा कि भाई तुम ढाका छोड़कर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका छोड़कर यहाँ क्यों बसे हो, दिल्ली क्यों आए हो इस गंदे इलाके में। उन्होंने कहा मैम वहाँ पर क्या खाने के लिए भी कुछ नहीं था, हम अपने परिवार को भूख से मरते हुए देखना नहीं सकते थे, इसलिए कम से कम हमारी भूख तो संतुष्ट हो जाती है यहाँ पर आकर। कम से कम यहाँ खा तो रहे हैं, खा पी तो रहे हैं कम से कम। ये लोग ओनली भोजन की तलाश में रहते थे, बस खाना मिल जाए किसी तरीके से, यानी कूड़े कचरे में जो भी ढूंढते थे। एक्चुअली बच्चे तो वो अपने एंजॉय से करते थे, लेकिन इन माता पिता की नज़रों में वो क्या है, इनके जीवन यापन का एक साधन था, जो कूड़ा कचरा जो बीनने का काम जो था। अब सीमापुरी में रहने वाले ये लोग कई वर्षों से काम कर रहे थे। इन लोगों के जो बच्चे थे वो तो देखिए खुशी से काम करते थे, लेकिन इसके बिना इन्हें कोई काम भी नहीं था। फिर साहिब कहता है कि मुझे इसमें कचरा बीनने में कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपये और कभी चांदी का सिक्का भी मिल जाता है, और हम लोग कुछ ज़्यादा और मिल जाए इस उम्मीद में हम ज़्यादा ढूंढते हैं, इसलिए ज़्यादा काम करते रहते हैं, क्योंकि वो उम्मीद रखते थे कि उन्हें कुछ और मिल जाए। लेकिन माता पिता का क्या था, उनके लिए तो बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक नीड के जैसा था। इनसे ही क्या है, उनकी बेसिक नीड पूरी होती थी, भोजन कपड़े वगैरह इस कूड़ा बीनने के काम से ही गाइस उन्हें मिलते थे। अब एक सर्दी की सुबह साहिब को एक टेनिस क्लब के बाहर खड़े हुए देखा लेखिका ने, और उससे पूछा तुम यहाँ कैसे खड़े हो। साहिब का ये खेल जो ना बहुत पसंद था, लेकिन वो अपनी इच्छा दबाकर बैठ गया था कि वो कभी खेल नहीं सकता। उसने कहा मैम जैसे ही ये खेलने वाले बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, जो यहाँ का गार्ड है वो हमें अंदर झूले पर झूलने की अनुमति देगा, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। उसने जूते भी पहने हुए थे। अब मैम ने कहा तुमने जूते, अरे तुमने स्पोर्ट वाले जूते कहाँ से पहने। तो वो कहता है मैम ये मुझे किसने दिए हैं। वो समझ गई थी वो उसे किसने नहीं दिए, वो क्या है उसे कचरा बीनने में कहीं पर मिले थे, क्योंकि वो पुराने हो चुके थे और 1-2 जगह से फटे हुए भी थे। लेकिन ठीक है, अब वो जैसे कह रहा था उसकी बात मान ली। इसके विपरीत साहिब इस तथ्य से परेशान नहीं थे, इस चीज़ से वो परेशान नहीं थे कि वो क्या है वहाँ से मिले हैं। अब वो क्या है वहाँ से नंगे पैर चल गया, एक छेद के साथ एक जूता पहने हुए, वो जैसे उसका सपना जैसे पूरा हो गया। उसने कहा यार तुमने फटे हुए पहने, लेकिन उसने कहा मैम मैंने जो पहने हैं ना, कम से कम मेरा सपना तो पूरा हो गया। मैंने आज कम से कम जो मुझे जूते पहनने थे, जो मुझे शौक़ था, वो मेरा पूरा तो हो गया। अब कुछ दिन बाद एक सुबह
लेखक साहब को दूध के बूथ पर देखती है, जहाँ चाय वगैरह बेचने के लिए बच्चों को रख लेते हैं ना, ऐसे बूथ पर देखती है। तो वो स्टील का कंटेनर अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो अब उससे पूछती है, साहिब यहाँ कैसे हैं? मैम मुझे जॉब मिल गई है और 800 रुपये महीना सैलरी है, यहाँ पर 800 रुपये मिल रहे हैं मुझे महीने के। तो कहती है 800 रुपये, और तुम्हारा पुराना काम? वो तो मैंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे सैलरी मिलती है, इसलिए। लेकिन लेखिका साहिब के फेस पर ठीक तरीके से देख सकती थी कि वो जो है अब अपना मालिकाना हक खो चुका है, क्योंकि वो किसी के अंडर जॉब कर रहा है, जैसा मालिक कहेगा वैसा काम करेगा। अब वो स्वतंत्र नहीं है, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। अब वो स्टील वाली कैन उसके हाथ में उस प्लास्टिक के बैग से भी भारी लग रही थी। ठीक गाइस, सो ये थी आपकी आज की कहानी। जैसे भी आपको लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।